भाई, बट आएगा जरूर सीखने, ये भी पता है मुझे। इस बार सामने से उन्होंने कॉल किया तो मतलब पता नहीं हम क्या ही बोले उससे। आईबीएम ने? हम्म। वहां से मेल भी आया था और फिर इंटरव्यू के लिए अवेलेबिलिटी पूछ रहे थे। अच्छा, ये डालो फिर। अभी है प्रोजेक्ट इसके आईबीएम के पास जावा पे? हाँ, आईबीएम के पास जावा के प्रोजेक्ट्स तो रहेंगे ही सर, मतलब जावा प्लस क्लाउड का है। तुम्हारे AWS। पास अभी तुम बैंकिंग पे काम कर रहे हो ना? हम्म। 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 कर लो उसका ही एक्सपीरियंस गेन। हम्म। और सर बाकी। हमसे एक मतलब एक इंटरव्यू में ना मतलब सिर्फ जावा के अलावा और भी चीजें पूछते हैं डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड, जैसे जेनकिन्स कैसे डिप्लॉयमेंट होता है, फिर हम्म मतलब सी आई सी डी पाइपलाइन कैसे यूज करते हो, तो वहां फंस जाते हैं सर जावा से। माइक्रो सर्विसेज करेंगे ना, तो वहाँ पे ये सब डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। क्योंकि वहां पे ही फंसते हैं, और जावा कोडिंग पूछता है तो बता देते हैं काफी हद तक। लेकिन जहाँ पूछता है कि हाउ यू डिप्लॉय दिस मींस विच जेनकिन जॉब्स यू यूज, हम्म और डिप्लॉयमेंट क्या सी आई सी डी पाइपलाइन यूज करते हैं, और क्या डेवॉप्स टूल यूज करते हैं, तो समझ में ही नहीं आता आप आंसर क्या करें, वहाँ फंस जाते हैं। तो कोई। मैंने मतलब ये कहता हूँ कि डिप्लॉयमेंट का काम मेरा नहीं, वो अदर टीम देखती है, और मेरा सिर्फ डेवलपमेंट का काम रहता है। तो हम्म वो मतलब उनको ये बात एक कंपनी वालों को शायद पसंद नहीं आई, तो उन्होंने शायद लिया नहीं। हम्म कोई ये। नहीं, सबकी अंडरस्टैंडिंग तो रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे। हाँ सर। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, पहले ये खत्म कर लेते हैं। तो हमने जो पहला प्रोग्राम बनाया था उसमें सबसे पहले डिस्पैचर सर्वलेट को, याद होगा आपने, सबसे पहले डिस्पैचर सर्वलेट को ही मैप करवाया है। वही हमारा फ्रंट कंट्रोलर है। उसके बाद जो हमने एक फाइल बनाई, ये फाइल जो ये भाई फटने वाला है क्या? बंद करो इसको। क्या नाम था इसका? राधे स्प्रिंग। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपने दो फाइल्स बनाई हुई हैं। पहला डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल जो ऑटो जनरेटेड था, ये वेब डॉट एक्सएमएल। ठीक है जी। इसको इधर ले आओ। दूसरा माई सर्वलेट। ठीक है। इधर हमने फ्रंट कंट्रोलर को स्पेसिफाई कर दिया, देन हमने माई सर्वलेट एक क्लास बना, इसमें दो टैग्स लगे हुए हैं, जिसमें पहला टैग हम जानते ही थे क्योंकि हमने स्प्रिंग कोर में से देखा था, है ना? बेस पैकेज को स्कैन कराया करते थे। दूसरा है एमबीसी एनोटेशन ड्रिवन। इसका क्या यूज है ये भी मैं तुम्हें थियोरेटिकली बता देता हूँ, उस दिन मैंने समझाया तो था, बट यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपने ये पढ़ा, ये इमेज देखी थी, इसमें दो क्लासेस, हैंडलर, मैपिंग हैंडलर, अडाप्टर नाम सुने थे। ये बंदे क्या करते थे ये भी पता है। ये मैपिंग कराने का काम करता था, अप्रोप्रिएट कंट्रोलर चूज करने का। हैंडलर अडाप्टर बिजनेस लॉजिक चलाने का काम करता था। ये दोनों किसका पार्ट है? एमवीसी का पार्ट है। तो ये एमवीसी में इनेबल ही कब होते हैं, मैंने कहा उसी को समझ लेते हैं। So the MVC annotation in driven is the Spring 3 configuration element that greatly specifies Spring MVC setup. Spring MVC का सेटअप स्पेसिफाई करने हैं अगर आपको, तो ये लगाना ही पड़ेगा। इसका रिप्लेसमेंट जावा बेस्ड में है एक एनोटेशन, जो हम आगे अभी देखने वाले हैं जब जावा बेस्ड पे आए। ठीक है। बोला दिस टैग करता क्या है? दिस टैग रजिस्टर्स द हैंडलर मैपिंग एंड हैंडलर अडेप्टर रिक्वायर्ड टू डिस्पैच रिक्वेस्ट टू योर कंट्रोलर एनोटेटेड क्लासेस। वहीं पे अगर हैंडलर मैपिंग है तो चूज कहाँ करता है? कंट्रोलर में जाके कोई रिसोर्स को चूज करता है इस पे कोई एंड पॉइंट लगा होता है ना? हैंडलर अडेप्टर क्या करता है? बिजनेस लॉजिक चलवाता है। बिजनेस लॉजिक चलना कहाँ से स्टार्ट होता है? उसी कंट्रोलर से। समझ रहे हो? वही। दूसरा कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन की अगर बात करें, कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट है टू वेयर योर स्प्रिंग एमवीसी एनोटेटेड क्लास विल रिसाइड। जितनी भी एनोटेटेड क्लासेस होती हैं, चाहे वो आपकी कंट्रोलर क्लासेस हों, चाहे आपकी सर्विस क्लासेस हों, रेपोजिटरी क्लासेस हों, या कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस हों, चार टाइप देखे थे ना? चारों स्टीरियोटाइप एनोटेशन हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। डे वन ही मैंने पढ़ाया था, उधर भी समझाया था। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमको करना है सर जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? नहीं, एक्सएमएल और जावा बेस्ड में ये डिफरेंस होता है
आपको याद होगा हमने वहाँ cfg.xml फाइल हटा के हाइबरनेट में हमने हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन डॉट जावा बनाया था, वो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था। मैपिंग फाइल को हटा के हमने एनोटेशंस लगाया था, वो एनोटेशन बेस्ड में का काउंट होगा। तो आपका जो एक्सएमएल बेस्ड वाला काम था हाइबरनेट में, उसको आपने जावा और एनोटेशन बेस्ड में कन्वर्ट करके अपना काम स्टार्ट किया था, याद है? वैसे ही यहाँ पर भी हमें काम करना है। अब यहाँ पे काम करना है तो इसके लिए मतलब जावा बेस्ड करना है, तो उसके लिए आपको डॉट जावा फाइल्स तो बनानी पड़ेगी। अब डॉट जावा फाइल्स कौन कौन सी दो फाइल्स बनेगी? एक तो सर कॉन्फ़िग फाइल बनेगी, जिसके अंदर आप अपनी वो बीन्स डिक्लेयर करोगे। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर भी तो दो एक्सएमएल है ना, इन दोनों का रिप्लेसमेंट चाहिए ना। एक वो जिसमें हम फ्रंट कंट्रोलर डिस्प्ले सर्वलेट को स्पेसिफाई करें, एक वो जहाँ पे अपनी बीन्स वगैरह बनेंगी। समझ रहे हो? तो ये दोनों फाइल्स का रिप्लेसमेंट हम दो क्लासेस से करेंगे। एक होगा हमारा, सबसे पहले स्प्रिंग कॉन्फ़िग नाम की क्लास बनाएंगे, जिस पे @कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे। और वो जो दो टैग्स आप अभी पढ़ के आए हो, इन दोनों टैग्स की बात कर रहे हैं। इन दोनों टैग का रिप्लेसमेंट जो अभी मैं बोल रहा था वो ये है। इनेबल वेब एमवीसी है, एमवीसी एनोटेशन ड्रिवन का रिप्लेसमेंट। कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज इक्वल्स टू ये बेस पैकेज, ये किसका रिप्लेसमेंट है? सर वही कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन का रिप्लेसमेंट है, इसकी बात हो रही है। इन दोनों को एनोटेशन बेस्ड में कन्वर्ट किया गया है। इन दोनों के लिए क्या लगानी है? एनोटेशन लगानी है। उसके बाद आप क्या कर रहे थे उस फाइल के अंदर? उसके फाइल के अंदर सर हमने एक बीन बनाया था। बीन बनाने के लिए बीन बीन डिक्लेरेशन मेथड डिफाइन करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे व्यू रिजॉल्वर की बीन बनते। इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर नाम का क्लास था ना, ऑब्जेक्ट बनाया उसका। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इट स्पेसिफाइज दैट JSTL व्यू शुड बी यूज। JSTL व्यू इज अ क्लास that class provided by the Spring framework that is specifically designed to handle JSP pages using JSTL। यहाँ पे JSTL व्यू डॉट क्लास हमें पास करना पड़ता है, एक सेटर कॉल करना है इनका जावा बेस्ड के अंदर। वहां नहीं करना पड़ रहा था, वो XML बेस्ड था। और सेटर्स बने हैं प्रीफिक्स और सफिक्स के लिए। अब जेंडर के लिए तो सेट जेंडर ही लिखोगे ना, और वहां प्रीफिक्स लिखते थे XML में, प्रीफिक्स ही तो लिख रहे थे। अब इसके लिए सेटर बनेगा तो सेट प्रीफिक्स ही तो होगा, इसका सेट सफिक्स ही तो होगा। तो ये सेटर्स कॉल करे हुए हैं यहाँ पे, और रिटर्न कर दिया वो बीन। तो जब भी व्यू रिजॉल्वर की बीन चाहिए होगी आपके स्प्रिंग जे JSTL व्यू एक क्लास है, प्रीडिफाइंड क्लास है। प्रीडिफाइंड क्लास लिखा नहीं है, पढ़ के देखो ना, इसीलिए कमेंट में डाला। JSTL व्यू इज अ क्लास प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग फ्रेमवर्क दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू हैंडल JSP पेजेस। अब हमें JSP से डील करना है ना, तो उसके लिए हमें ये बताना पड़ेगा JSTL व्यू डॉट क्लास। ठीक है? आगे चल के जब हम स्प्रिंग बूट में काम करने लगते हैं तो JSP पे भी काम नहीं करते। फिर आपने सुना होगा थाइम लीफ करके एक कंटेनर आ गया है, एक आपका इंजन है टाइम लीफ टेम्पलेट इंजन। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो? अगर हम बात करें JSP की, तो JSP पहले सर्वलेट API आई थी, उसके बाद JSP आया। JSP के अंदर आप JSP पेज के अंदर आप HTML भी लिख सकते थे, CSS भी लिख सकते थे, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते थे, और जावा भी लिख सकते थे। क्वेश्चन है कि जो जावास्क्रिप्ट है इसका नाम इसका जावा से तो कोई संबंध नहीं है, जावास्क्रिप्ट का जावा से, तो फिर इसका नाम जावास्क्रिप्ट क्यों पड़ा? हिस्ट्री पढ़ते जाके जब तुम्हारी मैम या सर ने तुम्हें पढ़ाया था, तो वो बताते क्यों पढ़ा। मैं तो हिस्ट्री पढ़ी नहीं भाई, क्यों तो पढ़ा? मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। बहुत नाइस क्वेश्चन। तो कैसे है उसमें, यू हैव गुड क्वेश्चन कैसे बोलता है वो? ये है गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन, ऐसे करके कुछ बोलता है ना वो, मुझे वो याद है। तो हिस्ट्री पढ़ो किसी की लैंग्वेज की जाके, तब तुम्हें ये क्लियर होगा क्यों पढ़ा, एग्जैक्ट क्यों पढ़ा। ये तो मैं अपने प्रिडिक्शन करूँ वो भी सही नहीं है ना। अच्छा, हाँ, क्या बोल रहा था मैं उससे पहले? हाँ, JSP की अगर बात करें तो JSP में हमें क्या करना पड़ता था? सब कुछ लिखना पड़ता था। मतलब सब कुछ हम लिख सकते थे, ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई थी जावा सर्वर पेज, है ना, स्ट्रक्चर बना। हाँ, अब क्या होता था जब JSP हम रन करते थे तो JSP पहले सर्वलेट में कन्वर्ट होता था, फिर सर्वलेट के वो लाइफ साइकिल मेथड चलते थे। और सारे मेथड चलने के बाद
एक्चुअली सर्वलेट कंटेनर जो है हमारा जो सर्वर अपाचे है, टॉमकैट, अपाचे टॉमकैट, फिर वहां जाके वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होती थी। जेएसपी खुद में कोई टेम्पलेट इंजन नहीं है ये जो खुद प्रोसेस कर सके। जेएसपी को कन्वर्ट होना पड़ता है। जेएसपी के अंदर जितना भी जावा कोड लिखोगे वो जाके जो भी डायनेमिक कोड होगा वो जाएगा सर्वर पे, चलेगा जाके सर्वलेट में कन्वर्ट होके। लेकिन जो टाइम लीप होता है वो खुद का टेम्पलेट इंजन है, तो वो खुद ही ट्रांसलेशन कर लेता है। तो ये डिफरेंस तुम्हें मैं बताऊंगा जब स्प्रिंग बूट कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, बट अभी हम इसे यूज कर रहे हैं जेएसपी को, तो जेएसपी के लिए हमें बस ये जेएसटीएल व्यू नाम की क्लास हमने स्पेसिफाई कर देनी। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग स्प्रिंग, इस वर्जन के बाद ही आया था। रिमूव एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट डॉट एक्सएमएल। सर एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट डॉट एक्सएमएल किसे बोल रहे हैं? वही माई सर्वलेट डॉट एक्सएमएल जो बनाया ना आपने, उसको रिमूव कर सकते हैं। बोल रहा है स्प्रिंग एमवीसी प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू हैंडल इट आइदर थ्रू जावा कॉन्फिग एड at the rate enable web MVC will import the Spring MVC configuration from web MVC configurer adapter। ये एक क्लास थी। इसका जो अभी लेटेस्ट वर्जन आया 5 में वो ये है इस नाम से। स्प्रिंग 5 में क्या हुआ, वेब एमवीसी कॉन्फ़िगरर इंटरफेस स्टार्टिंग विद contains default implementations for all its method। as a result the web MVC configurer adapter class was marked as deprecated। तो हमें कुछ नहीं करना, जो कॉन्फ़िगरेशन क्लास होगी ना उसमें सिंपली इंप्लीमेंट कर लेना है किसको, वेब एमवीसी कॉन्फ़िगरर, बस। तो ये इंटरफेस है ना? हाँ, तभी तो इम्प्लीमेंट्स लिखा है, इम्प्लीमेंट्स लिखा है ना। हाँ, अब बात करते हैं वेब डॉट एक्सएमएल। जो हमारा डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर था वो भी हट जाएगी क्या? हाँ, देखो, create another class which will replace our traditional web.xml। we use servlet 3 and and implements web application initializer। हम एक वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर को इंप्लीमेंट करेंगे। इसके बाद एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का मेथड होता है ऑन स्टार्टअप, जिसको ओवरराइड करना पड़ेगा। और इसका ओवरराइडिंग में क्या चाहिए, क्या लेता है ये, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट लेता है, थ्रोस करता है सर्वलेट टाइप का एक्सेप्शन। तो ये प्रोटोटाइप तो हमें हमेशा सेम ही रखना पड़ता है ओवरराइडिंग के केस में। इसके अंदर ही आप डिस्पैचर सर्वलेट को स्पेसिफाई करोगे। अब उससे पहले आपने, क्योंकि एनोटेशन बेस्ड करने जा रहे हो, तो इन्होंने एक क्लास बनाई हुई है। सबसे पहले कुछ नहीं, 2-3 लाइन का कोड लिखना होगा आपको हमेशा। एनोटेशन कॉन्फ़िग वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट तो तुम्हें याद होगा, वही था कौन, आईओसी कंटेनर। अब ये कौन सा वाला आया, एनोटेशन कॉन्फ़िग वेब, क्लास पाथ करते हैं। वो वहां पे क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट था। तो इसके बाद में आपका आया था ये दूसरा, जब हमने एनोटेशन बेस्ड में अपनी स्प्रिंग को कन्वर्ट किया था, तो कौन सा था, एनोटेशन क्लास पाथ, एनोटेशन क्लास पाथ एक्सएमएल हटके एनोटेशन लिख के आ गया था ना उस पे। वो एग्जैक्ट नाम तो मुझे भी याद नहीं रहा, उस क्लास का नाम जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रही थी, उस क्लास का नाम राधे स्प्रिंग किया था ना। अच्छा, एनोटेशन कॉन्फ़िग, ये एनोटेशन कॉन्फ़िग नाम का था। अब यहाँ पे जो आ रहा है उसका नाम क्या है, एनोटेशन कॉन्फ़िग ही है, बस बीच में वेब और वो वेब और आ गया। मतलब सर हम स्प्रिंग वेब एमवीसी में है ना, तो वेब से रिलेटेड सारे टूल्स चाहिए होंगे ना, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। बाकी सब सेम ही है। बन गया उसका ऑब्जेक्ट। रजिस्टर नाम का एक मेथड कॉल करना है, जिधर अपनी उस कॉन्फ़िगरेशन क्लास को पास करना होता है जहां कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। इसके अंदर कर रखी है ना सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारे बीन इधर ही डिक्लेयर होंगे। आपको याद होगा हाइबरनेट में अगर जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो हम किसका क्या बोलते हैं, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना रहे होते थे, है ना। और इधर भी जब हमने स्प्रिंग जेडीबीसी देखा था, तो यहाँ पर भी डेटा सोर्स वगैरह तो दे ही रहे थे ना। तो वो डेटा सोर्स वगैरह देने के लिए हम जो मेथड्स बनाएंगे, जो बीन्स डिक्लेयर होंगी, वो इसी क्लास में होंगी, स्प्रिंग कॉन्फ़िग वाली क्लास में। सारी बीन्स कहाँ बना करेंगे, हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी ना, वो सब स्प्रिंग कॉन्फ़िग क्लास के अंदर होंगे। और वो सब क्या होंगे, बीन डिक्लेरेशन मेथड होंगे, सब पे @बीन लिखा होगा। सही है। तो इस क्लास को हमें रजिस्टर करना पड़ता है कहाँ, एनोटेशन कॉन्फ़िग वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को दिया हमने, बोला ये है ना उसका ऑब्जेक्ट, उससे रजिस्टर करा दिया, ठीक है।
और सेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ये जो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट आ रहा था उसको इधर सेट कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं है फिर, ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें हमने ऐड सर्वलेट किया, अपनी बीन का नाम बता दिया डिस्पैचर, उधर पास कर दिया ऑब्जेक्ट न्यू डिस्पैचर सर्वलेट, और अपना जो भी आपका जो ये था आईओसी डिस्पैचर सर्वलेट ऑब्जेक्ट ही तो करना। अभी तक क्या था, अब तक हम एक्सएमएल बेस्ड में पूरा फुली क्वालिफाइड नेम बता दे रहे थे। हाँ। यहाँ पर भी बताना पड़ेगा, ये सब जावा बेस्ड है तो डिस्पैचर सर्वलेट तो एक क्लास ही थी ना, तो उसका ऑब्जेक्ट पास करना होगा सिंपल। बस उसके बाद लोड ऑन स्टार्टअप देना है दो, नहीं देना है मत दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर हम इसको पॉजिटिव में अगर इसकी वैल्यू पास कर रहे हैं तो ये जैसे ही आपकी ये सर्वलेट जो लोड होती है उस टाइम पे ये आपके ऑब्जेक्ट्स को लोड करा के रख लेता है। निगेटिव में देते हैं तो कुछ एक इसकी प्रॉपर्टी थी जो मैं तुम्हें, लोड ऑन स्टार्टअप, यही है ना, दोनों में लगेगा। लोड ऑन स्टार्टअप वन, अब इस पे जाके the load on server get that this sublet should be loaded and have its init call on the startup of the web application। ठीक है, the optional content of this element must be an integer indicating the order in which the sublet should be। और अच्छा वो ऑर्डर बाय डिफॉल्ट अगर वन दे देंगे तो ये वन पे इसको लोड करा देगा। इफ द वैल्यू इज निगेटिव इंटीजर और the element is not present, the container is free to load the servlet whenever it chooses. If the value is positive integer or zero, the container must load and initialize the servlet as the application is deployed। जब जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तब तक उसको लोड करना ही पड़ेगा, और ये ऑप्शनल भी होता है, बाय डिफॉल्ट भी वो लोड कराता ही है हमारी इसको, तो जो भी सर्वलेट है। लोड कौन स्टार्टअप नहीं लिख रहे हैं तब भी तो लोड हो रहा है ना। हाँ। तो इसलिए, और निगेटिव देते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो उसको लोड नहीं करा रहा होता इंस्टेंट डिप्लॉयमेंट टाइम पे। बस सर जब ये पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, मतलब जैसे 1 2 आपने दिया। वन टू अगर देंगे तो एक तो ऐसा है ना, अभी हम डिस्पेचर सर्वलेट जो स्पेसिफाई कर रहे हैं वो एक ही सर्वलेट है ना। जब आप सर्वलेट पे कोड करते थे ना तो इस एक्सएमएल के अंदर मल्टीपल सर्वलेट्स बनती थी, मल्टीपल सर्वलेट, और हर एक सर्वलेट का जो सीक्वेंस होता है कि कौन सा पहले लोड कराना है वो हम इंटीजर में बता देते थे। तो लोड ऑन स्टार्टअप 1 2 3 4 5 सीक्वेंस बता दिया, जीरो दे दिया। निगेटिव में दिया, अगर अगर हम पॉजिटिव में दे रहे हैं तो वो सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में उसको लोड करा लेगी, मतलब ऑब्जेक्ट बना के रखेगी ना मेमोरी में सीक्वेंस। और कुछ भी अगर डाउट आता है ना तो पहले तो आप जाके उसी पे देख लियो, टैग भी देता है इन्फॉर्मेशन, और नहीं तो जो हमारा एनोटेशन आएगा वो भी हमको देता है इन्फॉर्मेशन, मेथड आएगा वो भी देगा इन्फॉर्मेशन। तो उसकी जगह लोड ऑन स्टार्टअप की जगह सेट लोड ऑन स्टार्टअप नाम का सेटर दे दिया, क्योंकि जावा बेस्ड है ये। और ऐड सबलेट से हमने ऐड मैपिंग को कॉल किया जहां पे हमने स्लैश लिख दिया, वही स्लैश जो हम यहाँ दे रहे थे। ठीक है, बस इतना करते ही हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सएमएल से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जावा बेस्ड में। एज इट इज ये लॉजिक लिख दोगे तो कुछ नया नहीं लिखना, नहीं लिखना। सर करके दिखा दो ना एक बार। तो तुम्हारा राधे एमबीसी है ना, अभी इसमें से डिलीट करेंगे, बट अभी मैंने इसको वो बनाया था क्या गिटअप पे, कोई रेपोजिटरी हो तो नया बना लेते हैं एक रेपोजिटरी। क्या नाम है तुम्हारे इसका, राधे। हाँ मेन ब्रांच है ये, इसके लिए नया ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं, जावा बेस्ड कॉन्फ़िग। ठीक है, ठीक है। तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी में वो हो जाती है, मेंटेन रहती है गिटहब की। थोड़ा बहुत। तो ठीक है,
अरे यार, क्या है अपना। तो अभी इनको बिना सोचे समझे हम डिलीट करने वाले हैं। गायब। करना कुछ नहीं है, रिसोर्सेज में आना है, सरसी मेन, यहाँ आके एक नया पैकेज बनाएंगे। तो हमारा बेस पैकेज है, पैकेज कॉम डॉट एमवीसी डॉट कॉन्फ़िगरेशन, या कॉन्फ़िग रख लो या कॉन्फ़िगरेशन कर दो उसका नाम। एमवीसी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के बाद इसी के अंदर हम बनाएंगे स्प्रिंग कॉन्फ़िग नाम की क्लास पहले। स्प्रिंग किसी भी नाम से बना सकते हैं सर, हाँ बना सकते हो, इसका टेंशन नहीं है। तुम्हारा जो मन करे उस नाम से बना लेना। दूसरी, सर वेब डॉट एक्सएमएल का रिप्लेसमेंट बनाना है, उस क्लास का नाम क्या रख सकते हैं, वेब सर्वलेट रख लो, है ना। और भी कुछ रख सकते हैं, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर रख लो, जो मन करे आप वो रख लेना। अब वेब सर्वलेट नाम की ऑलरेडी कोई क्लास ना होनी चाहिए डेटाबेस में, अगर हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। डबल टी कर देते हैं, बात ही खत्म। ठीक है। फाइल डिलीट हो जाए तो रिटर्न ला सकते हैं। कंट्रोल जी कर दोगे तो आ जाएगी तुरंत, अगर डिलीट की हुई है तो। वैसे नहीं है। वैसे नहीं, यहाँ से डिलीट करोगे और वो मेन ड्राइव से भी डिलीट हो जाती है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्प्रिंग कॉन्फ़िग बन गई है। स्प्रिंग कॉन्फ़िग के अंदर हमें बस क्या करना था, ये दो एनोटेशन लगानी थी, बेस पैकेज स्कैन करके बताना था। तो हमारी दोनों एनोटेशन, पहले तो हमेशा हमें गुड प्रैक्टिस के लिए @ कंट्रोलर सॉरी कॉन्फ़िग लिखना चाहिए। आ जाओ भाई, कॉन्फ़िगरेशन, इस पे @enable web MVC कर दें, इनेबल वेब MVC, और वही @component स्कैन, बेस पैकेज पास करो इसमें। बेस पैकेज क्लासेस भी दे सकते हैं, लेकिन हम बेस पैकेज ही बताएंगे, कॉम डॉट MVC, यही था। इसके बाद भाई इधर इम्प्लीमेंट करना है उन दोनों क्लासेस को, और मेथड ओवरराइड कर, सॉरी, इम्प्लीमेंट करके हम इसका लॉजिक लिख देते हैं। हमारा वेब INF JSP है ना। ठीक है, इतना बन गया है, इसको बंद कर देते हैं। इसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने डिपेंडेंसी नहीं डाली है सर्वलेट वाली। JSTL यूज कर रहे थे हम व्यू में, वो क्लास जहां भी अवेलेबल होगी वो जार चाहिए, और सर्वलेट वाली हमको सारी जार चाहिए। तो इसलिए मुझे ये दोनों डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी। डिपेंडेंसीज आपको आपके गिटहब में मिल जाएंगी, वहां से उठा लेना, नहीं तो वही जाके सर्च भी कर सकते हो मैवन डिपॉजिटरी सेंटर पे, वो तुम्हारा कॉल है। ठीक है सर, वो नहीं डालेंगे तब तक वो एरर आना लॉजिकल है। तो हमारे इस राधे स्प्रिंग MVC में ये डिपेंडेंसी भी आ जाएंगी। आ गई, जार्स डाउनलोड होंगी, जार डाउनलोड होंगी तो वो एरर हट जाएगा अपने आप। अब चलते हैं इधर लाइब्रेरी में जाके MVC में चेक कर लेते हैं, जकार्ता सर्वलेट आ गई ना, हो रही है अभी, हो जाने दो। हो जाएगा। हम कोई भी चेंजेस करते हैं ना अगर अपने एप्लीकेशन में, तो करना कुछ नहीं, मैवन में आके आपको अपडेट करना है मैवन प्रोजेक्ट, और फोर्स अपडेट ऑफ स्नैपशॉट एंड रिलीज, दोनों पे कर चेक कर लेना। अपडेट कर देंगे तो जो भी फाइल्स नहीं भी हुई होंगी ना डाउनलोड, वो हो जाएंगी। पूरा प्रोजेक्ट अपडेट हो गया। अब इधर आ जाओ, इसमें पूछो एरर क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये जावा एक्स पुराना वाला वर्जन उठा रहा था, हम जकार्ता चाहिए, तो इनको हटाओ। और इम्प्लीमेंट्स लिखो ना यार।
ठीक है, वो बस उससे सट गया था कीवर्ड। ठीक, तो आ गई सारी। हाँ सर, ओवरराइडिंग हो चुकी है। बाकी एप्लीकेशन में जो कंट्रोलर था वो एज इट इज होगा, अभी कंफ्यूजन रहेगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे राइट वाले सारे क्लोज कर दिए। कौन सा क्या है समझ नहीं आ रहा होगा। दोनों एक्सएमएल हट गई हैं वो वाली, तो ये तो खाली हो गया। हमारे पास सिर्फ वेब आईएनएफ के अंदर जेएसपी है, जेएसपी के अंदर वेलकम जेएसपी है। इधर विथ जावा बेस्ड कॉन्फ़िग। ठीक है, सिर्फ इतना। यहाँ आके देखोगे तो कंट्रोलर बना है, दो वो क्लासेस अभी बनाई हैं जो। कंट्रोलर के अंदर अभी भी वही एज इट इज लॉजिक लिखा हुआ, कुछ नहीं बदला। यहाँ आ जाते हैं, वापस से इसको रन करना है। जय बाबा की बोलो। आह, तो स्टार्ट हो गया। कहाँ दोबारा से 5 साल हो गए। हो गया? गवर्नमेंट में हटा दो। हट गया बैन? आज हट गया या फिर हटने वाला है? आज हटा दो। आज हट गया ना? क्योंकि चाइना से हाथ मिल गया ना अभी तो। वो भी तो अमेरिका ने बीच में हाथ दे देता ना, तो इस वजह से चाइना से हाथ मिली। आज से टिकटॉक स्टार्ट हो, 5 मिनट की वीडियो कोई बना सकता है। अपॉर्चुनिटी। तो हर चीज चालू होगी तो नहीं होगा। फैजू टीम 7 में तुम जाके भाई ले लो एडमिशन। याद है? एक चीज और आई है ना क्या, ये आजकल ये जो गेम चल रहे हैं ना ड्रीम इलेवन वगैरह वाले, गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया कि क्रिकेटर या एक्ट्रेस जो है ना ये इसका प्रमोशन करते हैं, हम्म। सीधी जेल है इसमें। बैठ के लिया बस 3 साल की जेल, 1 करोड़ जुर्माना, 1 करोड़ जुर्माना। ये बहुत इसका प्रचार कर देते जनरेशन को गंदा कर देते हैं, तो बिगाड़ कर पूरा मतलब बैन हो गई सारे फैंटेसी है। गवर्नमेंट ने बोल दिया। अगर जो वाले पहले पैसे आते थे लगे लगाने के लिए ड्रीम इलेवन कुछ नहीं हटा दिया। अगर कोई भी सेलिब्रिटी जो है इनका प्रमोशन करता हुआ पकड़ा गया, 3 साल की जेल और एक पुलिस। और खेलते वो पकड़ेंगे तो 5 लाख का जुर्माना, 3 साल की जेल। मतलब लोकसभा में राज्यसभा में पास हो गया तो राष्ट्रपति जी की पहुंच गया। नहीं समझ हटा दी भाई ये पुलिस। ये न्यूज़ कहाँ कहाँ पे सुना तुमने? कल परसों की लोकसभा का सेशन सुना था मैंने परसों। किसका? अच्छा, अरे वो लड़का लोकसभा को सुन रहा है। बढ़िया बढ़िया, टिकटॉक आ गया भाई। अब जावा क्यों पढ़ना है ऑनलाइन में? लड़कियां तो है नहीं अपने बैच में कोई। मतलब ये बता आपको, मतलब हमारे जहाँ पे हम रहते हैं गली में लड़की है, हम्म। तो उसने वो इंजो का गेम खेलती थी, हम्म। तो उसके 1,25,000 काट लिए फोन से। किसमें? काट लिए वो करोड़ में, करोड़ में। अच्छा, बिंजो ऐप से निकाल लिए? दिन जो है उससे मतलब उसके अकाउंट से काट लिया, अकाउंट लिंक रखा हो, गेम वगैरह खेलती थी वो, तो उसके 1,25,000 उड़ा। Okay, सारे उसने वो एक्सेप्ट कर लिए होंगे उनका कलर ट्रेडिंग टर्म्स। खेलती होगी वो कुछ ना कुछ करते हैं ट्रेडिंग। वो क्या होता है? कलर ट्रेडिंग में प्रेडिक्शन करनी होती है कि इतना आएगा तो उसमें पैसे हमें मिलते हैं। ऐसा ये है, बहुत ज्यादा चल रहा है इस टाइम। एक से तुम्हारे मिलते हैं हमारे अभी एक दिन सर यहाँ पर इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहा था, चिकन रोड कभी कुछ मतलब पैसे कमाने वाला मतलब कुछ। अब सब बंद। परसों एक लड़के परसों फांसी लगा रही थी चक्कर में। किसने? हमारे घर में 2 केस हुए हैं अभी, मतलब जहाँ पर रहते हैं थोड़ी सी दूर पे। तो उसने क्या करा, उसके जो फादर थे उन्होंने उसके लड़के के अकाउंट में, 25 साल एक लड़के की, तो उसके अकाउंट में 12 लाख रुपए डाल रखे थे। तो वो कोई मतलब जैसे सट्टा वगैरह खेलता था वो कुछ ऐप द्वारा, तो उसने 12 लाख रुपए क्या करता, 12 लाख रुपए सब चले गए उसके। तो उसने जाके फिर फांसी लगा ली ऊपर, रखे थे साथ बहन के साथ लिए वो ये बहन। सारे केस तुम्हारे इधर क्यों हो रहे हैं भाई गली में? नहीं सर, 2 ही केस हुए ये तो तुम सही नहीं हो, तुम सारी गली को बर्बाद कर रहे हो। नहीं नहीं, वो गले भी मतलब चल रहा है, मतलब ऐसा मैं ऐप वाली बात कर रहा हूँ, जो ऐप वाला चल रहा है ना मुझे, ये तो नहीं बहुत, पढ़ना भाई, कोई भी किसी भी चक्कर में मत पड़ो। ये बहुत गंदी चीज चल रही है जो सर। इजी मनी के पीछे भागता है ना, इंस्टेंट मनी के पीछे भागता है, वो बर्बाद होता है, डिप्रेस्ड होता है। या नहीं सर, ड्रीम इलेवन ठीक है, पुराना जैसा मिल रहा है नहीं मैं चला अब तो बंद हो गया ना वो भी, सब तो तो फिर बंद हो बस ये अच्छा हुआ। मैं गया। आज तक नहीं किया कभी ये, सर कोई बहुत भी गंदी गेम चीज। नहीं, कुछ भी नहीं।
सर हम तो घेर ही नहीं सकते, कुछ ये हमारे लोगों बहुत को कुछ उम्मीद है। रहती है कि वो 1 करोड़ 3 करोड़ आ जाएगा और उसके पीछे लगाते रहते हैं पैसे। सर सिर्फ लॉकडाउन में पबजी खेलना स्टार्ट किया था। मैंने भाई पबजी नहीं खेला सर कभी। पबजी वाले तो और भी ज्यादा खतरनाक है। अभी आपने केस नहीं सुना था जब पबजी चल रहा था, वो पबजी खेलता था रात दिन, तो उसने कुछ उसमें तलवार तलवार वाला कोई सीन होगा, तो अपनी बहन की जाकर चक्कू मार दिया उसने, और छोड़ा हुआ था कुछ, वो मार दिया उसने। अरे वो तो केस हुआ पबजी था, खेल के पबजी खेलते खेलते दादी गोली मार दी थी। बताओ, ताकि बुढ़ापा खराब हो जाए भाई क्या क्या हो रहा है, देखिए ना। छोड़ो भाई, इधर आओ तुम, छोड़ो। ये सब बातें बेकार की हैं। सर की लाइसेंस की अरे भाई, जो एक एक मिनट देना भाई, ऑनलाइन पे पहले इसे चुप करा दो। सर उसमें उसमें तो ये क्या हुआ बताओ। पति को मारना है, केस रिकॉर्डिंग बंद कर देता है, केस हो रहा है। बंद तो, उसमें उसमें पता सर क्या हुआ, उसमें पति को मारना ड्रामा। अब रिक्वेस्ट मैपिंग जो एनोटेशन हमने पढ़ा है, पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ने जा रहे हैं। मैंने यूज करना सिखाया था। तो उसका जैसा कि नाम है ना, बहुत मीनिंगफुल है, रिक्वेस्ट मैपिंग। तो रिक्वेस्ट जो आती है ना फ्रंट एंड से, उसको मैप कराने का काम करता है ये एनोटेशन, है ना। इनिशियली जो काम करता था वो ये था। अब स्प्रिंग बूट में यूज होने वाले जो मेथड है उनको नाम ही अलग दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया है अभी समझाएंगे। मतलब रिक्वेस्ट मैपिंग मार्क्स रिक्वेस्ट हैंडलर मेथड इनसाइड कंट्रोलर क्लासेस। इट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग। हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले तो आप यूआरएल ही देते हो, आप देख रहे होगे, path or its aliases names and values which URL the method is mapped to। मेथड होता है HTTP मेथड, गेट पोस्ट पुट, जो रिक्वेस्ट के टाइप्स को बताता है। गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, पुट रिक्वेस्ट है, या डिलीट रिक्वेस्ट है, पैच रिक्वेस्ट है। सर ये रिक्वेस्ट मेथड्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे देखोगे, इस पे ही, यहाँ पे आप देखो, रिक्वेस्ट मैपिंग में हम इतने पैरामीटर भेज सकते हैं। सबसे पहले जो हम भेज रहे हैं ना, वो आपने अभी देखा होगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है यहाँ पे डबल कोट्स में स्लैश। हम चाहते हैं मल्टीपल एंड पॉइंट्स देना, कि स्लैश पे भी एक कॉल हो, स्लैश गेट लिखे कोई तब भी यही कॉल हो, स्लैश मैप लिखे तब भी यही कॉल हो, फेच लिखे तब भी यही कॉल हो। तो हम मल्टीपल यूआरआई मल्टीपल एंड पॉइंट्स दे सकते हैं बाय यूजिंग वैल्यू। इसमें ये एरे टाइप होता है, बस करली ब्रेसेस लगाया, ग्रीटिंग्स पे भी वही चलेगा, फिर हेलो पे भी वही चलेगा, है ना। मेथड होते हैं जो, ये रिक्वेस्ट मेथड है कि रिक्वेस्ट कौन सी है, गेट रिक्वेस्ट है डेटा मांग रही है, या पोस्ट रिक्वेस्ट है डेटा दे रही है कि भाई उसका डेटा ले जाके डेटाबेस में स्टोर कर दो, या डिलीट रिक्वेस्ट है किसी भी एंटिटी को डिलीट कराना चाहती है। मोस्टली जो रिक्वेस्ट होती है वो गेट रिक्वेस्ट ही होती है ना। सर ये रिक्वेस्ट के क्या टाइप होते हैं, तो यहाँ पे आप वो भी दिखा देंगे आपको। स्टेटस ये रहा। बेसिकली हम मोस्टली सारे एप्लीकेशंस में हम क्रड कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा कोई ऑपरेशन नहीं होता है किसी वेब एप्लीकेशन में, वो क्रड होता है। तो क्रड करते हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे क्रड के लिए, क्रिएट हो, रीड हो, अपडेट हो, डिलीट हो, इन सब के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो उसका टाइप क्या होगा, HTTP मेथड कौन सा हम पास करेंगे। तो क्रिएट के लिए C फॉर क्रिएट, क्रिएट के लिए पोस्ट मेथड कॉल होता है, ठीक है। रीड के लिए मतलब डेटा निकालना हो, एक एंटिटी निकालनी हो या हजारों एंटिटी निकालनी हो, हमें गेट करना है, रिट्रीव करना है डेटा, तो रीड के लिए गेट रिक्वेस्ट ही होती है। अगर अपडेट करना है तो पुट या पैच, दो आते हैं, वो मैं दोनों में डिफरेंस तुम्हें बता दूंगा। डिलीट करना है तो फिर डिलीट रिक्वेस्ट आती है। ये है वो क्रड वाले HTTP मेथड्स, है ना। और इस मेथड को स्पेसिफाई करने के लिए आप जो यूज कर रहे हो वो ये ऐसे, मेथड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट, रिक्वेस्ट मेथड डॉट पोस्ट, ऐसे करके हम पास कर सकते हैं सारे, ठीक है। अब कौन सा डेटा ये कंज्यूम कर सकता है, तो उसके लिए हम वो भी बता सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एप्लीकेशन स्लैश जेसन या XML, है ना, फॉर्मेट जो आप बता रहे होते हैं। क्या प्रोड्यूस करेगा वो भी हम बता सकते हैं।
हेडर्स में हम कुछ पास कर सकते हैं। हाँ सर, हेडर में भी डेटा भेजा जाता है, आपकी रिक्वेस्ट के हेडर में डेटा भेजा जा सकता है। हाँ, और वो डेटा किस फॉर्मेट में होगा हम ये भी बता सकते हैं। बट इतनी चीजें हम मोस्टली जो स्टार्टिंग के डेवलपमेंट होता है उनमें नहीं भेज रहे, बट आगे चल के जब आप रेस्ट एपीआईज में मास्टर कर रहे होते हो उस टाइम पे ये चीजें आएंगी, है ना। और ये सारी चीजें हम ये ब्राउजर से नहीं भेज रहे होते हैं, उसके लिए फिर एक एपीआई टेस्टिंग टूल यूज करते हैं, है ना। और वो टूल जैसे पोस्टमैन हो जाता है, अगर आप एक्सटेंशन की बात करो तो टैलेंट एपीआई टेस्टिंग टूल होता है, वो सेम पोस्टमैन की तरह होता है, बट सबसे ज्यादा पॉपुलर है पोस्टमैन, जो तुमने सुना होगा, जिसे मैं यूज भी करवाऊंगा तुम्हें। ठीक है, हाँ बनवाएंगे तो उस पोस्टमैन से ही हम कॉल कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब ये काम था। अब देखो, रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन हमने लगाया तो रिक्वेस्ट को मैप करने का ये काम कर देगा। अब कौन सा रिक्वेस्ट डालना है, गेट रिक्वेस्ट डालना है, तो हमको ये लिखना ही पड़ता था, मेथड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। तो ये पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, क्रड करने के लिए हमें ये सारे मेथड यूज करने पड़ते थे। देखो, पुट और पैच में दिखा दिया है कि अगर आपको पूरा रिकॉर्ड फुल लिखा है ना, पुट कॉल करना है कब, पुट रिक्वेस्ट कब आती है, जब पूरा रिकॉर्ड उनको अपडेट करना हो। दोनों अपडेट में यूज होते हैं। पुट कब यूज होता है, जब पूरा रिकॉर्ड अपडेट करना हो। पैच कब यूज करना है, जब पार्शियली कोई एक दो, मतलब एक एंटिटी है उसके अंदर 5 या 10 वेरिएबल्स हैं, 10 प्रॉपर्टीज हैं, 10 में से कोई एक दो को मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, पैच यूज करो। कम पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट ही रिप्लेस कर देना है, मॉडिफाई कर देना है, अपडेट कर देना है, तो फिर पुट यूज करते हैं। बस इतना डिफरेंस है इन दोनों। तो हमें ये बताने पड़ते थे रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन के साथ। तो इन्होंने क्या किया, लिखा ना, स्प्रिंग फ्रेमवर्क 4.3 इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग मेथड लेवल वेरिएंट्स ऑफ रिक्वेस्ट मैपिंग। इसी के नए वेरिएंट्स, एनोटेशन सॉर्ट का, इसके नए वेरिएंट लॉन्च किए गए इसके रिक्वेस्ट मैपिंग के। रिक्वेस्ट मैपिंग प्लस रिक्वेस्टेड मेथड दोनों को मिला के बनाई ये एनोटेशन। रिक्वेस्ट को हटा के इन्होंने क्या लिख दिया, गेट। तो रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपने गेट मैपिंग लिखा। गेट मैपिंग इक्वल होता है किसके, रिक्वेस्ट मैपिंग मेथड इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। पोस्ट मैपिंग इक्वल होता है रिक्वेस्ट मैपिंग मेथड इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट पोस्ट। तो आपको इतना बड़ा लिखने की अब कोई जरूरत नहीं है। डाउन द लाइन ये सारे एनोटेशन जो है ना वो इसे ही यूज कर रहे हैं। तो नए काउंटर पार्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए, नई एनोटेशंस आ गई थी जो हम यहाँ यूज कर रहे होंगे। तो वो जो रिक्वेस्ट है वो हमारी जो बाय डिफॉल्ट है वो गेट रिक्वेस्ट ही है। अभी उस पे हम गेट मैपिंग भी यूज करेंगे ना, रिक्वेस्ट मैपिंग हटा के तब भी चलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद डेटा को रीड करने का काम करना है मॉडल एट्रीब्यूट। मॉडल इंटरफेस कौन का, अच्छा इधर है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, करवाएंगे इसको रिक्वेस्ट पर हमको यूज। देखो, आपको इतना तो पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। अगर हम देखें सर्वलेट में किसी ने डेटा रीड किया था कभी, सर्वलेट में किया है कभी रीड, कॉलेज टाइम पे कभी करवाया होगा कि नहीं। हाँ, अगर हम करते हैं ना, मैं करवाऊंगा वो भी। सर्वलेट में कैसे करते थे वो भी करवाऊंगा। तो सर्वलेट का एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट नाम की एक क्लास होती है, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स नाम की एक क्लास होती है। रिक्वेस्ट के पास एक मेथड है गेट पैरामीटर नाम का, जो डेटा को रीड करने का काम करता है। किसी भी फॉर्म के अंदर का डेटा निकालना है ना, तो 1 बाय 1 डेटा निकालना पड़ता था, और उसके लिए मेथड कॉल करना पड़ता था। एक प्रॉपर्टी के लिए एक गेटर कॉल करना पड़ता था, फाइल नहीं। ये सर्वलेट की बात हो रही है। स्टार्टिंग में डेवलपमेंट कहाँ होता था, सर्वलेट में होता था, तब तो ये थे ही नहीं ना फ्रेमवर्क। बाद में आई फ्रेमवर्क, डाउन लाइन अभी भी वही काम चल रहा होगा। तो उस टाइम पे हम जो मेथड कॉल करते थे, जैसे अब एक फॉर्म है, उस पे एक नाम है, उसका ईमेल है ना, यूजर नेम है, एड्रेस है, वो 10-15 प्रॉपर्टी है। तो 10-15 प्रॉपर्टी के लिए मुझे 10-15 बार गेटर कॉल करना पड़ेगा, गेट पैरामीटर कॉल करना पड़ेगा। उसी का रिप्लेसमेंट है ये एनोटेशन, रिक्वेस्ट परम नाम का। तो जो भी रिक्वेस्ट परम एनोटेशन है ना, वो आपके फॉर्म का डेटा रीड कर सकता है। आपने जो भी डेटा भेजा होगा उधर,
क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट के अंदर उसको भी वो रीड करवा सकता है। सर वो रिक्वेस्ट जाएगी पे परम पे जाएगी वो, सर एसक्यूएल में वो हो जाएगी, सेव हो जाएगी। एसक्यूएल में सेव हो जाएगी मतलब? मतलब हमने ये इसका काम है डेटा को रीड करके आपके किसी ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर दे। अब उस ऑब्जेक्ट को तुम डेटाबेस में ले जाना चाहते हो तो उसके लिए हाइबरनेट जेडीबीसी कुछ यूज करो, उसको भेज दो, चला जाएगा डेटाबेस में भी। अब देखो पढ़ के देखते हैं। द रिक्वेस्ट परम एनोटेशन इज यूज टू रीड द फॉर्म डेटा एंड बाइंड इट ऑटोमेटिकली टू द पैरामीटर प्रेजेंट इन द प्रोवाइडेड मेथड। कहाँ लगा हुआ है रिक्वेस्ट परम? मेथड में लगा हुआ है। अगर किसी ने नेम पास किया है तो नेम को रिक्वेस्ट पर हमने यहाँ बता दिया नेम। आपके जो इनपुट टाइप होता है ना एचटीएमएल में जो आप लगाते हो, इनपुट टाइप का एक नाम बताते हो, इनपुट टाइप फिर नेम इक्वल्स टू ये हमारा नाम है, तो नेम इक्वल्स टू आपने नेम दे रखा है, एक नेम इक्वल्स टू पासवर्ड दे रखा है, एक नेम इक्वल्स टू ईमेल होगा। तो जो भी है वो डेटा उसको रीड करना है तो उसका नाम बताना पड़ेगा। इनपुट टाइप के फील्ड का नाम बता दो, तो उसका नाम तुमने अगर नेम रखा है तो नेम, ईमेल रखा है तो ईमेल बता दो। सेम। हाँ, उस डेटा को रीड करके इस वेरिएबल में बाइंड कर देगा कौन? ये रिक्वेस्ट पर नेम आ जाएगा, रिक्वेस्ट पर से पासवर्ड आके इसमें स्टोर हो जाएगा। और मॉडल एक इंटरफेस है जिसके हेल्प से, मॉडल एक इंटरफेस है जिसके जिसके अंदर आप अपने डेटा को बाइंड करके आपके डेटा को सेट कर सकते हो मॉडल के अंदर। अगर आप याद करो ठीक से तो मॉडल यही है, जहां पे अपने ऑब्जेक्ट को रिट्रीव कोई भी काम कराने के बाद आप अपना डेटा कहाँ सेट कर सकते थे? मॉडल के अंदर, जो फ्रंट एंड पे रेंडरिंग हो सकती है जिसकी, तो वो डेटा कहाँ रखा जाता है? मॉडल के अंदर। ठीक है, तो उस पे हम आएंगे, इंटरफेस को इसे मैं प्रॉपर पढ़ाऊंगा। बट अभी मैं रिक्वेस्ट परम की बात कर रहा हूं तो मैं तुम्हें समझा देता हूं एक बार। रिक्वेस्ट परम आगे पढ़ लिया था क्या हमने? हाँ पढ़ लो, पहले पूरा पढ़ा देता हूँ। सो इट इग्नोर्स द रिक्वायरमेंट ऑफ HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट टू रीड द प्रोवाइडेड डेटा। इसी से हम रीड किया करते थे। ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट नाम की जो क्लास है ना, इसी के ऑब्जेक्ट से गेट पैरामीटर कॉल हुआ करता था, तो उसको इसने हटा दिया। इंक्लूडिंग फॉर्म डेटा, इट ऑल्सो मैप्स द रिक्वेस्ट पैरामीटर टू क्वेरी पैरामीटर and part in the multipart request. If the method parameter type is map and a request parameter name is specified, then the request parameter value is converted to a map, else the parameter is populated with all request parameter names and values। सर ये क्या बोल दिया? एक बात नहीं समझ में आई हमारे, कोई बात नहीं आई, कुछ भी नहीं है कोई। ये कब समझ में आएगी? जो ये क्वेरी पैरामीटर ये सब कह रहे हैं ना, तो एक बार इसको करके देखते हैं क्या है। आप आके अपने इसमें एक और मेथड बना लो। अ, इसका नाम रख दो रिक्वेस्ट, कुछ भी रख सकते थे वैसे तो। हम चाहते हैं रीड करना डेटा, तो एंड पॉइंट का नाम कुछ रखना पड़ेगा। गेट नाम रख दो, या रीड रीडिंग डेटा लिख दो, या सिर्फ रीडिंग लिख दो, वो तुम्हारा कॉल। अब हम क्या करेंगे, इधर एक एनोटेशन लगाएंगे, @ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट परम। और अभी मैं पहले स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लेता हूँ, है ना, किसी का नाम आना चाहिए, उस नेम को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। जो भी ये देगा वो उसे प्रिंट करवाना। अब उसका नाम क्या रहेगा? तो उन्हीं का नेम ही रख लो उसका नाम, या कुछ भी रख लो। कोई भी स्ट्रिंग दे रहा है तो उस स्ट्रिंग को रीड करके इस नेम में स्टोर करना है और इधर उसको प्रिंट कर दो। अभी कोई मॉडल एट्रीब्यूट वगैरह हम यूज नहीं। ठीक है, इसको एक बार क्लियर कर देते हैं, चलाते हैं। क्वेरी पैरामीटर कैसे पास करते हैं वो भी देख लेंगे। रीडिंग लिखा था ना, रीडिंग स्लैश
हम्म क्वेरी तो वो ही तो भेजना है, पैरामीटर। तो हेडिंग के बाद क्वेश्चन मार्क का नेम इक्वल्स टू हेलो भेज के देंगे। बैड रिक्वेस्ट। नेम इक्वल्स टू हेलो, स्ट्रिंग में भेजना है। सिर्फ क्या लिख दें, गेस्ट लिख देते हैं। अरे अरे अरे, हमने वहां पे तो एसटीआर दिया ना उसको। सर चला है, ये चला तो है, रिटर्न भी उसने किया क्या? हमने जो दिया था वो वैल्यू इधर प्रिंट होता दिख रहा है। हाँ सर, एक बार क्लियर करो ना इसको। क्लियर मत करो, वापस से रिक्वेस्ट करेंगे। इस बार थोड़ा सा कुछ और चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करेंगे? वेलकम डॉट जेएसपी रिटर्न कर रहे हैं, इसको हम सक्सेस डॉट जेएसपी बना लेते हैं। कॉपी। ठीक है जी, इस पे कुछ डिफरेंट मैसेज आएंगे। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। H2 your name is name। और यहाँ पे जो आप नेम ला रहे हो ना, यहाँ पे हम पास कर सकते हैं, एक मॉडल नाम का इंटरफेस होता है, उसका आप रेफरेंस वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, मॉडल इंटरफेस है, वही मॉडल जो हमने हमेशा से याद किया हुआ है, ये रहा। अब मॉडल के पास एक मेथड होता है, हमेशा सेम ही मेथड कॉल करना होता है, ऐड एट्रीब्यूट। ऐड एट्रीब्यूट। ऐड एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे बता देंगे कि भाई नेम है जी, कि ये की है उसकी, और वैल्यू पे हमने खुद नेम को रखा हुआ है। जो भी नेम लेके आ रहा है उसे मॉडल में डाल दिया। अब ये मॉडल के डेटा को हम कहाँ रीड करा रहे हैं? सक्सेस पे। सक्सेस डॉट जेएसपी में हमने क्या करा है? अपने उस नेम को प्रिंट कराने की कोशिश की है ना? डॉलर लगा के चलाते हैं, चला के देख लेते हैं। अभी जो हम भेज रहे हैं वो क्वेरी पैरामीटर है, उसके बाद में हम फॉर्म का डेटा भी इसी एनोटेशन से रीड करा के देखेंगे, सेम कुछ नया तरीका ही नहीं होगा। अभी हम क्या करेंगे, रीडिंग क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, फिर एस टी आर इक्वल्स टू, और हमने गेस्ट लिख दिया, जो भी लिखना है, एंटर किया, रिक्वेस्ट गई होगी, और हमें यहाँ पे नेम ही मिला है। पर वो नहीं हुआ, गेस्ट दिया ना हमने तो। वो नहीं हुआ, उसमें वो प्रॉब्लम कुछ और है, मैं तो कैलकुलेटर के हिसाब से। के मिनट। हमने अंदर वो डाल दिया ना उसमें, ये जो था उसको बाहर ले। ठीक है, री स्टार्ट। स्टार्ट तो किया ही था, डिफॉल्ट वैल्यू वाला भी समझा ही देते यार। क्या था, रीडिंग था ना? रिक्वेस्ट पे ये रीड कर लो। हो गया रीड डेटा इधर, एज अ
व्यू एज अ रिस्पॉन्स हमें मिला ना, ये गेस्ट। मॉडल। हाँ, मॉडल के हेल्प से, मॉडल में रखा था, मॉडल से हमने रेंडर करवा लिया, कहाँ, यहाँ पे। ठीक है। अगर हम दे रहे हैं ये वैल्यू तो ये आ रही है, अगर मैं सिर्फ रीडिंग रिक्वेस्ट करूंगा तो वो बोलेगा भैया तुमने कुछ दिया ही नहीं, वो रीड करने का ट्राई कर रहा था, है ना। ठीक है, अभी दे दिया डेटा तो वो सही चल रही है रिक्वेस्ट। आपको भी बस इतना ही करना है अभी, है ना। कल मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म का डेटा रीड करके देखेंगे इस एनोटेशन से। अब एक फॉर्म पे मल्टीपल एट्रीब्यूट भी तो हो सकते हैं, 50 10 एट्रीब्यूट हुए तो क्या 10 एनोटेशन लगानी पड़ेगी? हाँ, रिक्वेस्ट पर हम यूज करोगे तो 10 एनोटेशन ही लगानी पड़ेंगी मेथड के अंदर, पैरामीटर्स में। बट एक ऐसा एनोटेशन भी होगा जो इन सारी एनोटेशन को रिप्लेस कर देगा, एक ही एनोटेशन से पूरे फॉर्म का डेटा रीड हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा सीधा जावा ऑब्जेक्ट। अभी तो ये सिंगल एक स्ट्रिंग के साथ डील कर रहे थे ना। अब अगर हम एम्प्लॉय, पर अब स्ट्रिंग में जाके वो हो रहा है। हाँ, अब एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय तो कस्टम टाइप है, एम्प्लॉय के अंदर ही 5 10 प्रॉपर्टी हो सकती है, आईडी, नेम, जेंडर, सैलरी वगैरह। ये सारा डेटा बाइंड करने के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट पर हम कॉल करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा ये अप्रोच यूज करो तो करना पड़ेगा। बट हम चाहते हैं नहीं, सीधा एम्प्लॉय का फॉर्म में डेटा दे दे, ये पूरे ऑब्जेक्ट को एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके सीधा रेफरेंस वेरिएबल में जहाँ स्ट्रिंग नेम लिखा है ना, वहाँ एम्प्लॉय ई लिख दूँ, ई में सीधा बाइंड हो जाए। तो उसके डिटेल। उसके लिए दूसरा एनोटेशन यूज होगा। ठीक है।